हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट वेपर प्रेशर्स के बारे में बात की थी हमने। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलिकुलर मास, इन सब के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, चलिए आज और कुछ एक और छोटी टर्म्स है इसमें चैप्टर में। आप देखोगे छोटी छोटी टर्म्स आपको मिलेगी, ठीक है ना, और उनसे रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी एक और छोटी सी टर्म्स है, दैट इज परसेंटेज आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है, या हम कहें परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, वो आपको निकालना आना चाहिए। तो देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। परसेंट कंपोजिशन, देखिए परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। सिंपल सी बात है, जैसे वाटर है H2, इसमें मैं आपको पूछूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 100। इसी तरीके से निकाला आपने। कैसे निकाला आपने? जिसका भी हमें परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का मास, ठीक है, आपने ऊपर रखा, डिवाइड बाई आपने क्या किया, टोटल मोलर मास रख दिया, ठीक है, इंटू 100 कर दिया। उस एलिमेंट का क्या आ गया आपके पास? परसेंटेज। बस इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना। तो सिंपल है ये। देखते हैं, देखिए इसका अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूले की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ठीक है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके परसेंटेज कंपोजिशन का, जो एलिमेंट है उसका मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 100, ठीक है। इस हिसाब से आप किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। जैसे अगर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें, क्वेश्चन देखिए, एन ऑक्साइड of sulfur contains 50% सल्फर, ठीक है। एक ऑक्साइड है सल्फर का जिसमें सल्फर का परसेंटेज आपको दिया है 50%, ठीक है, और आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन करना है। डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए, आप चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया है सल्फर का, कितना है, मतलब ये जो सल्फर का ऑक्साइड है ये कुछ इस टाइप का होगा, SXOY टाइप का, ठीक है, जिसमें सल्फर का कुछ नंबर होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, कुछ नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए सल्फर का ये ऑक्साइड है जिसमें सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज सल्फर हम निकाल लेते हैं। सल्फर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इस कंपाउंड में से सल्फर का मास इंटू नंबर ऑफ जितने भी सल्फर है, तो सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है? 32, 32 इंटू एक्स, 32 इंटू एक्स डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मोलर मास जो भी है सल्फर का 32 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू वाई, 16y, एंड इट विल बी इक्वल टू इंटू 100, परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? 50% आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है? सोल्व करना है। देखिए ट्राई करते हैं हम। ये 50 से गया ये आपका 2 टाइम्स, ठीक है, तो 32 इंटू 2 दैट इज 64x इक्वल टू 32x प्लस 16y। 64 में से 32 गया, क्या बचा आपके पास? 32x बराबर 16y, 16 2 जा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, या फिर अगर हम कहें 2x इक्वल टू y है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है,
तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2 आएगी। तो सल्फर का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा आपके पास, S की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो सल्फर, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, y कितना है 2। तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास SO2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या है मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, इजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर है, SO2 इस कंपाउंड का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसमें सल्फर 50% है। सल्फर का मास बोलिए कितना होता है 32। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 इंटू 2 दैट इज 32। और 32 आपका ऑक्सीजन है, 32 ही कितना है सल्फर है। इसका मतलब 50% सल्फर है, 50% ऑक्सीजन है। क्वेश्चन आपका सही है और ये आपका भी आंसर भी क्या है एकदम करेक्ट है। क्रॉस चेक भी हमने कर लिया है। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन contains 3.2% sulfur by mass. Insulin contains 3.2% sulfur by mass. ठीक है, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम मोलर मास। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। ठीक है, मिनिमम मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, चलिए ट्राई करोगे, कर भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इंसुलिन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इंसुलिन के फॉर्मूले की यहाँ पे ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है ना, उसने कहा है कि आपके पास इंसुलिन है और उसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। और कितना प्रेजेंट है, 3.2%। क्लियर है, आपको बताना है इसका क्या, मिनिमम मोलर मास। अब मिनिमम मोलर मास अगर हम बताना चाहते हैं तो उसमें कम से कम आपका एक सल्फर तो होगा। एक से ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। बट 0 अगर हो गया तो सल्फर तो 0 हो जाएगा। और मिनिमम मोलर मास बताना है तो कम से कम सल्फर एक एटम तो होना ही चाहिए। बस वही कंडीशन है जो आपको यहाँ पे लगानी है कि परसेंटेज सल्फर जो आपको दिया गया है कितना, 3.2, वो किसके बराबर होता है आपका, सल्फर का एटॉमिक नंबर जो भी होता है, एटॉमिक मास 32 इंटू उसके नंबर्स जो भी हम लिखते हैं x। अब यहाँ पे मिनिमम की बात चल रही है तो कम से कम एक सल्फर तो होगा, बिल्कुल एक सल्फर होगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, डिवाइड बाय 32 इंटू एक्स, और x की वैल्यू 1 है, प्लस आपको क्या लिखना है, आपको तो कंप्लीट मोलर मास निकालना है ना, तो डायरेक्ट हम कंप्लीट मोलर मास m ही लिख देते हैं। ठीक है, इंटू 100। इसमें ऑलरेडी सल्फर का क्या हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, आपको इसका मोलर मास पूछा गया है इंसुलिन का। ठीक है, इंटू 100 कर दिया। 3.2 से ये जाएगा आपके पास 10 टाइम्स, m को इस तरफ ले आइए, m इक्वल टू 10 इंटू 1000 दैट इज 1000। तो 1000 मिनिमम मोलर मास है जिसमें 3.2% सल्फर क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है आपका। ये मिनिमम मोलर मास है, इससे ज़्यादा हो सकता है, 2000 हो सकता है मास, लेकिन उसमें सल्फर एक से नहीं होगा, एक से फिर ज़्यादा होगा, 2 सल्फर होंगे। और अपने को पूछा है कि मिनिमम मोलर मास, इसलिए हमने सल्फर का नंबर क्या लिया, मिनिमम दैट इज 1। अब देखिए हमें इंसुलिन के फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी दे दिए जाते हैं ताकि आप क्या करो, आपका सारा ध्यान इंसुलिन पे लगा दो कि भाई इंसुलिन का क्या फॉर्मूला है, हमें तो फॉर्मूला ही नहीं आता, तो क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दोगे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए
क्वेश्चन देखिए, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 40% ऑक्सीजन, ठीक है, 40% ऑक्सीजन कंटेन करता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन इट। उसके अंदर आपको ऑक्सीजन एटम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और मोलर मास आपको दिया गया है ऑक्साइड का 160, ठीक है। एक आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन क्या होता है Fe, उसका ऑक्साइड है तो FeXOY, कुछ इस टाइप का आयरन का ऑक्साइड रहता है जिसमें आपका 40% क्या है, ऑक्सीजन है। और आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम कितने हैं आपके पास वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। चलिए आई होप ये आपसे हो गया होगा। परसेंटेज ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 40 इक्वल टू, ऑक्सीजन का मास कैसे निकालते हैं 60, परसेंटेज दिया हुआ है तो 16 इंटू वाई डिवाइड बाई टोटल मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है 160 इंटू 100, ठीक है। तो 16 से गया ये 10 टाइम्स, 10 से 0, ये 0 से ये 0, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4। मतलब इस आपके ऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है 4। क्लियर है? चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे क्या है पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन है, इन ए हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, chloride of magnesium, the percentage of water is 13.3 is 53.2%, ठीक है। वाटर का परसेंटेज आपको दिया हुआ है 53.2%, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स फॉर्मूला, ठीक है। हाइड्रेटेड क्लोराइड है मैग्नीशियम का, ठीक है, उसमें आपको वाटर का परसेंटेज दिया हो। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो देखिए मैग्नीशियम होता है +2 और क्लोराइड होता है Cl-1, ठीक है। क्रिस क्रॉस रूल से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बनता है आपके पास MgCl2, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब है कि इस MgCl2 के साथ में कुछ वाटर्स क्या हैं जुड़े हुए हैं, H2O के मॉलिक्यूल क्या है अटैच है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म। अभी कितने हैं हमें नहीं पता, एक H2 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, हमने मान लिया XH2 है, ठीक है। इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इसे हम बोल सकते हैं, या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रेटेड का मीनिंग ये होता है कि वाटर क्या है आपके साथ अटैच है, ठीक है ना। तो आप इसे क्या बोल सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन, आप इसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको वाटर का परसेंटेज दिया, मतलब ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 53.2%।
फॉर्मूला निकालना है मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू आएगी तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। परसेंटेज आपको दिया हुआ कितना, वाटर का 53.2, ये किसके बराबर होगा, इसका मास, एक का होता है 18, एक्स मोलिक्यूल है तो 18 इंटू एक्स, 18x डिवाइड बाई 18x प्लस MgCl2 का मास, क्लोरीन होता है 35.5 इंटू 2 71, 71 प्लस 24 कितना हुआ 95। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। 53.2 है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए और आपको क्या निकालना है, आंसर को सोल्व करना है। थोड़ा सा KLC की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके पास x की जो लगभग वैल्यू आएगी वो आएगी 6। ठीक है ना, 6H2O यहाँ पर रहेंगे, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, MgCl2 डॉट 6H2। क्लियर है, यहाँ पे इंटीजर ही वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 5.8 आ जाए, 5.7 आ जाए, क्योंकि ये x है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे, 7 रहेंगे, ऐसा नहीं कि 5.5H2 रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो इंटीजर वैल्यू के आसपास आपको आंसर लाना है इसमें। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आएगी आपके पास 6। क्लियर है, चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या है मिल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए, इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने लॉज के बारे में। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कुछ लॉज दिए गए हैं, उनको हम एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है दैट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है ये नियम, ये नियम ये कहता है कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है या ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैटर कैन नॉट बी, नाइदर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये आप बोल सकते हो। या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान आपकी मास का कभी भी लॉस नहीं होता, आपका मास हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब रिएक्टेंट साइड में जो टोटल मास था वही आपके प्रोडक्ट साइड में रहता है। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग ही यही होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि मास रिमेन कंजर्व, मास रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यही होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है ना, कि लेफ्ट साइड में जितना मास है उतना ही मास आपके राइट साइड में भी रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है ये अप्लीकेबल नहीं होता है, कहाँ पर बता सकते हो आप लोग, जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में आपका मास कंजर्व नहीं रहता है। कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती है, भूल गए, न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एनर्जी में। ठीक है ना, आपने सुना भी होगा E इक्वल टू mc²। ठीक है, तो कुछ मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर आपका प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में दोनों में आपका मास कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
in nuclear reactions this law is not valid। ठीक है, मैंने आपको डाल्टन्स के लॉ पढ़ाए थे, डाल्टन्स के जो पोस्टुलेट्स थे वो भी बताए थे, तब भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है ना। चलिए, तो सिंपल सा है, ये आपका फर्स्ट लॉ है। इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, तो आपको थोड़ी सी क्या है प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 6.85 ग्राम ऑफ SrOH होल ट्वाइस स्ट्रोंशियम, इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोंशियम, डॉट XH2O डॉट XH2O on heating gives 3.13 gram of anhydrous, 3.3 gram of anhydrous SrOH होल ट्वाइस। ठीक है, कैलकुलेट x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और मोलर मास आपको SrOH होल ट्वाइस का दिया हुआ है, दैट इज 121। ठीक है ना, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। इसको एक बार आप ऊपर वाले को नोट कर लीजिए, ताकि मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए यही नीचे से स्टार्ट करता हूँ। देखिए SrOH होल ट्वाइस डॉट XH2, ये मैंने आपको बताया था, ये हाइड्रेटेड फॉर्म होती है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको जब हम हीट की करते हैं तो क्या बनता है आपके पास, SrOH होल ट्वाइस प्लस XH2, ये गैस की फॉर्म में आपका बाहर निकल जाता है। इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस SrOH होल ट्वाइस। ठीक है, जब किसी भी इस टाइप का जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, तो जो बचा हुआ पोर्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे FeSO4 है, और एक है आपके पास FeSO4 डॉट 5H2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, जबकि इसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है ना, एनहाइड्रेट मतलब उसमें से वाटर क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, चलिए तो देखिए सिंपल है, ये आपको दिया गया है 6.85 ग्राम ये। ठीक है, इसको जब हमने हीट किया तो 3.3 ग्राम एनहाइड्रस, ये कितना है, 3.3 ग्राम, ये रिमूव हो चुका है। कैलकुलेट x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ हम क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 6.5 है, ये 3.3 है, तो ये कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 6.85 इक्वल टू 3.3 प्लस x। ठीक है, और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी आपके पास, 3.55। ठीक है, यही आएगी ना, एक बार 6.85 में से 3.13 ग्राम कीजिए इसको, 3.13, तो ये आपके पास बचेगा 3.13 गया 3.72 ग्राम। ठीक है ना, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक आएगी फिर आपके आंसर में। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हमने निकाल लिया कि x का मास कितना है, वो निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी ट्रिक है, आप क्या करो, यहाँ से वाटर का परसेंटेज निकालो और यहाँ से वाटर का परसेंटेज निकालो। अब दोनों से वाटर का जो परसेंटेज है वो तो आएगा सेम ही, क्योंकि जितना वाटर यहाँ है उतना ही वाटर यहाँ पर है। तो यहाँ से हम अगर हम निकालें वाटर का परसेंटेज,
परसेंटेज ऑफ वाटर, यहाँ से परसेंटेज ऑफ वाटर H2 कितना होगा, वाटर का मास 18 इंटू एक्स 18x डिवाइड बाई टोटल मोलर मास, इसका कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में दिया है 121 प्लस 18x, 121 प्लस 18x, ठीक है, इंटू 100। क्लियर है, ये परसेंटेज ऑफ वाटर यहाँ से आया। ये इसका मास कितना आया 3.72 ग्राम। यहाँ से हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर, कितना आएगा, इसका मास दिया हुआ है कितना 3.72 डिवाइड बाई टोटल मास दिया हुआ है 6.85 इंटू 100। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वाटर और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वाटर क्या रहेगा, दोनों सेम रहेंगे। दोनों अगर आपके पास सेम रहेंगे तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है। और जब आप दोनों को इक्वल करोगे, यहाँ मैं करता हूँ, देखिए 18x अपॉन 121 प्लस 18x इंटू 100 इट विल बी इक्वल टू 3.72 डिवाइड बाई 6.85 इंटू 100। क्लियर। अब आपको पता है आपको क्या करना है, बिल्कुल इसे सोल्व करना है, ठीक है। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 8 के आसपास आएगी, कितनी 8 के आसपास, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी लगे आपको, बट जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी कर दी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तो अभी हम समझ रहे हैं इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है, बट जब एग्ज़ाम में आएगा तो बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन आएगी जो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप उस टाइम आसानी से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज निकाला वाटर का और वहाँ पे परसेंटेज निकाला, दोनों जगह परसेंटेज सेम रहेगा, दोनों को हमने इक्वल कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। ये था अपना फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो क्या कहता है ये लॉ, ये कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट कि कोई भी आपका जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड मास रेशियो में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर की अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन है आपके पास कितना 2 ग्राम, ऑक्सीजन है आपके पास कितना 16 ग्राम। तो इनका जो रेशियो है मास का वो कितना है 2:16, या हम कह सकते हैं 1:8। तो ये वाटर आप कहीं से भी ले आओ, ये वाटर आप सी से ले आओ तो भी उसमें जो वाटर रहेगा वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा 1:8 रहेगा। या फिर कोई रिवर है वहाँ से ले आओ, ठीक है। कहने का मतलब है सी वाटर हो या फिर टेप वाटर हो आपके पास, ठीक है, कहीं से रिवर से ले आओ, किसी बांध से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, आपके घर का ले आओ घर से, या फिर आप क्या करो किसी भी केमिकल रिएक्शन से, जैसे H2 + O2 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं H2O, किसी भी केमिकल रिएक्शन से ले आओ, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन। तो तब भी वाटर का जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका रेशियो क्या रहेगा 1:8 ही रहेगा हमेशा। और यही है आपका लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको आपको समझना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। तो ये लॉ क्या कहता है, जो भी एक आपको गिवन कंपाउंड दिया हुआ है, ए गिवन कंपाउंड, दिस लॉ स्टेट्स दैट ए गिवन कंपाउंड always contains
the same proportion of elements by mass. ठीक है, this law states that a given compound always contains the same proportion of elements का proportion रेशियो कितना है 1:8 बाई मास, उनके मास का जो रेशियो है 1:8 वो हमेशा सेम रहता है, एग्जैक्ट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, सिंपल सा लॉ है, दैट इज योर सेकंड लॉ। क्लियर है? इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। आज हमने कुछ न्यूमेरिकल किए, परसेंटेज का कंपोजिशन निकालना हमने सीखा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर हमने 3-4 क्वेश्चन किए। हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ हमने देखा दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया। ठीक है ना? तो जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको फिर से क्या करना है, एक बार ट्राई कर ज़रूर करना है। ठीक है ना? एक बार तो देख तो लिए आपने, एक बार फिर से लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको क्या करना है, इनको ट्राई करना है। ठीक है ना? तब जाके थोड़ी सी आपकी हैबिट बनेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और अगर नहीं करोगे तो फिर ये आपके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम बनेगी आगे चल के। ठीक है? तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले ही क्या करो, आप इनको सोल्व करो। ठीक है? सेकंड लॉ हमने देखा दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है? इसके 4 लॉ और बचे हुए अभी, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।